भारत जो है हर चीज को प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ करता है। लड़कियों की सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज को लेकर, कि जो एजुकेशन हो गई है वो सोशल मीडिया पे ही बेस्ड हो गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। सोशल मीडिया के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हिंदुस्तान बंद हो गया तो आधा हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। भारत न डरा है और न डरेगा। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। हाल ही में नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी, जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप शामिल थे। वजह बताई गई कंपनियों का सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को न मानना। लेकिन सरकार के इस कदम से नेपाल के हजारों छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। हिंसक प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और फिर मौतों का सिलसिला। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। नेपाल की यह घटना भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश की राजनीतिक खबर पर नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र और डिजिटल आजादी को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। भारत और नेपाल दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। भारत में 820 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या सोशल मीडिया पर सक्रिय है। अगर नेपाल जैसी स्थिति भारत में बनती है तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे डर की। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की और सोशल मीडिया के डर की। आज हम सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रहे हैं कि बीते दिनों ही नेपाल में, हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल में सोशल मीडिया वजह बना वहाँ की सरकार को अस्थिर करने में। वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वहाँ की आम जनता संसद भवन में घुस गई है। हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे कुछ दिन पहले बांग्लादेश के थे, श्रीलंका के थे, वैसे ही हालात नेपाल के हैं। और एक बार फिर से हमारे देश भारत की जनता जो है यहाँ के सोशल मीडिया में एक बात बड़ी तेज़ी के साथ ट्रेंडिंग कर रही है, बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है कि भारत को डरना चाहिए। आपको लगता है भारत को डरना चाहिए? इस भारत को डरना चाहिए जिसने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली राष्ट्र के टैरिफ वार के आगे भी घुटने नहीं टेके। और यहाँ तक ही नहीं, एससीओ समिट करके फिर चाहे क्वाड देशों का समूह रहा हो या फिर अपनी जो भी बिसात बिछाई या फिर अपनी जो भी रणनीति, जो भी स्ट्रेटजी बनाई, उसके दम पर भारत अपनी जगह पर खड़ा है। हर दूसरे व्यक्ति का, हर दूसरे राष्ट्र का सहयोग करने वाला, सहायता करने वाला भारत, उसको डरने की आवश्यकता है क्या? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हमारे देश में जो सोशल मीडिया है, जिस सोशल मीडिया ने नेपाल की नींव हिला के रख दी, उसके दम पर अब ये कहा जा रहा है कि भारत को डरना चाहिए। हम सोशल मीडिया की ही बात करेंगे। हम हमारे देश के आम जनता के पास जाएंगे, लड़कियों के पास जाएंगे, लड़कों के पास जाएंगे, विशेषज्ञों के पास जाएंगे और बात करेंगे कि क्या हमको डरना चाहिए, क्या हमको डरने की आवश्यकता है। साथ में ये भी बात करेंगे कितनी आवश्यकता है, कितना आवश्यक है सोशल मीडिया हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, और क्या हम उस पर निर्भर हो चुके हैं, क्या उसके अलावा हम कुछ नहीं है, क्या हम सोशल मीडिया के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे पहलुओं पर बात करेंगे, आम जनता के बीच जाके बात करेंगे और जा करके पूरी पड़ताल आपके सामने लेके आते हैं। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। भारत से बिना सीखे निर्णय नेपाल ने लिया है। और बल्कि ये मैं सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, हर देश के लिए कहना चाहूँगी कि हर देश को भारत से सीख लेनी चाहिए, चाहे फिर वो श्रीलंका हो और खुद को सबसे शक्तिशाली देश बताने वाला अमेरिका ही क्यों ना हो। किस तरीके से भारत जो है हर चीज़ को प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ करता है। हालांकि भारत में भी कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बैन लगाया है, प्रतिबंध उन्हें किया गया है। आपने देखा होगा कश्मीर में भी कितने सालों तक इंटरनेट जो है बाधित रही, इंटरनेट सेवाएं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से वहाँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन तमाम चीज़ों को किया गया, ये सीख ज़रूर नेपाल को लेनी चाहिए थी। नेपाल सरकार ने भी, अधिकारियों ने भी 2023 से ही ये पूरे नोटिस देना शुरू कर दिया था
इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद अभी हाल ही में अगस्त को ये नोटिस दिया गया, 7 दिन बाद फिर प्रतिबंध लगाया गया, हालांकि अभी हटा भी दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से 26 से 27 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए, उन पर प्रतिबंध लगाया गया, जो प्रतिक्रिया वहाँ के युवाओं ने की उसकी कल्पना भी नहीं की होगी नेपाल सरकार ने और नेपाल के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने। और ज़रूर उन्हें सीख लेनी चाहिए थी भारत से कि भारत किस तरीके से स्टेप टू स्टेप हर एक कदम रखता है, चलता है, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर कोई भी हो। तो अब यही हम आशा करेंगे कि अगली बार नेपाल हो चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर इस तरीके का वो स्टेप लेते हैं तो भारत से ज़रूर सीख ले। हालांकि मैं पत्रकार हूँ और सरकार को आईना दिखाना पत्रकार का काम होता है, लेकिन जहाँ हमारे देश की तारीफ होती है वो तारीफ करने से भी हम नहीं चूकते। तो जैसे हमारे भारत में भी ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे कहीं भी कोई मुद्दा होता है, जैसे मणिपुर है, मणिपुर में रेप केस हुआ था, तो वहाँ पे कई दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था कि जो मुद्दा है उसको वो उभर के ना आए और लोग भूल जाएं उसको कुछ दिन में। मतलब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नेपाल में ऐसा हो गया, भी इंडिया में भी होता है। कई जगह ऐसे होता है कि ऐसे हादसे होते हैं कि इंटरनेट बंद हो जाता है, देन उसके बाद जब लोग भूलने लगते हैं, जो सरकार होती है वो अलग अलग चीज़ों में लोगों को, जो बीजेपी की सरकार बनी थी वो भी एक सोशल मीडिया, क्योंकि मोदी का चेहरा कौन जानता था उससे पहले, जो कांग्रेस है वो बहुत समय से थी तो लोग जानते थे, लेकिन बीजेपी को कौन जानता था, नहीं जानता था। लेकिन जब सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया पे इतनी पीआर होता है तो एक इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी पे भी इफेक्ट पड़ता है और जो आम लोग हैं उन पर भी सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं एक लड़की हूँ तो मैं जब भी रात में मुझे लेट हो जाता है, मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं मीडिया में हूँ, तो मुझे रात में भी बाहर रहना पड़ता है या पूरी रात भी बाहर रहना पड़ता है, तो मुझे घर पे लोकेशन भेजनी होती है। जैसे नेपाल में हुआ, व्हाट्सएप हटा दिया, यूट्यूब हटा दिया, तो मुझे लगता है कि भारत में ऐसी चीज़ नहीं हो, तो लड़कियों के लिए वो एक डाउनफॉल हो जाएगा कि लड़कियों की सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी कोई भी लड़की घर से बाहर जा रही है तो हम अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं, और अभी डिजिटल का इतना ज़माना हो गया है कि हर चीज़ डिजिटल ही हो रही है। भारत पे असर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि युवा जो है आजकल का वो इंटरनेट के आधार पर ही कि अपनी ज़िंदगी यापन कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा दौर बन चुका है इस वक्त कि अगर हम स्क्रॉल नहीं करते तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। पहले के बच्चे होते थे वो खेलते थे, कूदते थे या एजुकेशन लेते थे, मगर अब जो एजुकेशन हो गई है वो सोशल मीडिया पे ही बेस्ड हो गई है। तो इसके आधार पर तो बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी मैं बात कहूँ तो युवा बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा उसको लेकर, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर रोष प्रदर्शन होगा और हर संगठन करेगा। ये नहीं कि युवाओं का छात्र संगठन हो गया, और हर एक संगठन जाके रोष प्रदर्शन करेगा भारत में। सरकार यदि चाहे, अगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनको बैन कर सकता है, पर ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और वो जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 19A है, जिसे हम बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसका उल्लंघन होगा। और मुझे लगता है लोकतंत्र के इस 75 साल बाद जब हम 79 में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ना, आज़ादी के भारत के 79 ईयर्स बाद, हम बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कुछ हम लिख सकें, कुछ हम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकें, इस पर बैन करना पूरी तरीके से निराधार है, पूरी तरीके से गलत है। और आजकल का युवा जो अपनी हर मुद्दे पर, हर बात पर अपनी खुल के बात रखता है ना, तो ऐसे में मेरा मानना है कि सोशल मीडिया का बैन करने इस तरीके से किसी भी देश में, चाहे भारत हो या नेपाल में हो, बिल्कुल जायज़ नहीं। मेरे हिसाब से भारत ऐसी प्रतिक्रिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और पूरे देश में सोशल मीडिया को बंद करना बहुत ही बड़े लेवल पर हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ये वाली चीज़ कैसे क्योंकि आज का युवा जितना भी डिपेंडेंट है वो सारा सोशल मीडिया पर डिपेंड है। अगर किसी भी युवाओं को, किसी भी दल को कोई आवाज़ उठानी होती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहले उठाता है। तो अगर उस दौरान सोशल मीडिया ही बंद हो जाएगा तो लोगों की आवाज़ दब जाएगी और जो आज़ादी की प्रतिक्रिया और वो भी बंद हो जाएगी। आज की डेट में डिपेंड हो चुका हूँ, सोशल मीडिया से डिपेंड हो चुका हूँ। सोशल मीडिया के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, तो अगर ये बंद हो गया तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सोशल मीडिया बंद होने से 2-3 नुकसान तो बहुत बड़े हैं। पहला, मुझे लगता है अगर हिंदुस्तान बंद हो गया तो आधा हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। आधे से ज़्यादा पब्लिक हमारे यहाँ इसी के सहारे कमा खा रही है। दूसरा,
हम एक दूसरे के बारे में बहुत जल्दी जान लेते हैं, बहुत जल्दी पता पड़ जाता है हमें कौन कहाँ पे है। बाकी अगर फेसबुक बंद होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सअप यूट्यूब चलते रहने चाहिए। दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं, मैप वगैरह हो गए, कई चीज़ें। फेसबुक बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, मेरी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं। भारत को कभी किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, भारत सिखाने वाला देश है। हमारे यहाँ जो बैन किए गए थे और टिकटॉक वगैरह भी ऐप थे बैन कर दिए गए थे, वो वापस चालू कर दिया है। तो हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा हमारे भारत में। भारत को सोचना भी नहीं चाहिए, डरना तो बहुत बड़ी बात है। भारत न डरा है और न डरेगा, जिसके कई एक उदाहरण है जो कि अभी आप देख भी चुके हैं कि टैरिफ के ऊपर भी जो है ना, अमेरिका जैसे राष्ट्र को अगर धमका सकता है इंडिया, तो ये तो छोटी मोटी घटना है, चाहे वो नेपाल में हुई हो, चाहे बांग्लादेश में हुई हो और चाहे श्रीलंका में हुई हो। इनके यहाँ ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उसका कारण और हमारे में दोनों भौगोलिक स्थिति में अंतर है। जैसे मैं सबसे पहले अभी आपकी नेपाल की बात करता हूँ। नेपाल के अंदर ओली की सरकार चौथे बार अभी राज कर रही थी और ये सरकार कम्युनिस्टों की सरकार है। भारत वर्ष और नेपाल संसार में दो ही ऐसे राष्ट्र हैं जो प्रजातंत्र से संचालित होते हैं। और जब ओली की सरकार आई तो प्रथम जो टेन्योर था ओली का, उस समय हमारे भारतवर्ष से इनके संबंध खराब हो गए थे, फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गए। बट फिर भी ओली ने जो अब की बार जो चौथी सरकार बनी थी, इसमें इन्होंने बेईमानी करी। जो भी उनका इंटरेस्ट है, सारा पैसा देना चाहे या उनसे लेना, वो सब चाइना से ही करते हैं। इसलिए जो नेपाली पब्लिक है, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ आखिर में हुआ क्या कि उन्होंने हमारे 26 जो नेपाल के ऐप थे वो सारे के सारे बंद कर दिए, लेकिन जो चाइना का ऐप था उसको उन्होंने खुला छोड़ दिया। चाइना यही चाहता था कि वो धीरे धीरे किसी तरह से नेपाल के ऊपर कब्जा कर ले और अपना आधिपत्य जमा ले। इसलिए जो है ना, ओली भी यही चाहते थे। ओली हो या उनकी मंत्रिमंडल के जो भी नेता लोग हैं, वो इस समय नेपाल को लूटने में लगे हुए थे। वहाँ पे ना कोई रोजगार है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बच्चों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 45 लाख लोग तो भारतवर्ष में इस समय जो है ना नेपाल के रह रहे हैं। इसी तरह से जो है ना तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जो है ना बाहर विदेशों में भी जो है ना नेपाल से रहेंगे। इसलिए कि नेपाल में कोई उद्योग नहीं है, नेपाल में कोई शिक्षा नहीं है, और अगर ऐप भी बंद कर दिए जाते हैं तो वो बच्चे ना अपने मित्र, अपने परिवारजनों से बात कर पाते हैं और ना ही अपनी कोई बिजनेस कर पाते हैं। तो इन्होंने 3 तारीख को ओली साहब ने इसी सितंबर की 3 तारीख को इन्होंने सारे ऐप बंद कर दिए। तो सरकार से उन्होंने मांग की थी कि आप इन्हें ऐप को खोल दिया जाए, वरना जो है ना हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने न खोलने की बजाय उनकी एक भी बात नहीं मानी। जब उन्होंने थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया तो इन लोगों ने उनके ऊपर शुरू में डंडे चलवा दिए। बेसिकली बात यह है कि इस समय नेपाल के अंदर बहुत हालत ख़राब है। यस, उसका प्रभाव हमारी तरफ आ सकता है, लेकिन हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं हम ही। लेकिन हम वेट वॉच में नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे कि इंडिया को एक न एक दिन उनकी मदद, इंडिया सबकी मदद करती है, इनकी भी मदद करने के लिए जाएगी और इनकी मदद करने के बाद उनकी गवर्नमेंट को स्टेबल कराएगी और वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट देखना हमारी भारतवर्ष की जिम्मेवारी। और जिम्मेवारी का एक कारण ये है कि हमारे मूल जो भी हिंदू के रीत रिवाज या संबंध हैं या हमारे रिश्तेदारी हैं, सब उनके साथ मिली हुई हैं। इसलिए हमारा पड़ोसी राज्य होने, स्टेट होने की वजह से हमें उनका इंटरेस्ट देखना हमारी जिम्मेवारी है। आम जनता की परेशानी, आम जनता का डर, जिस तरह से हमारे देश भर में जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, सोशल मीडिया ही जिनके लिए सब कुछ है, हर व्यक्ति से हमने बात की, फिर चाहे कोई विशेषज्ञ हो, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हो, रक्षा विशेषज्ञ हो या फिर किसी दूसरे फील्ड का विशेषज्ञ हो, हर व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, हर व्यक्ति से बात करने की और जानने की कोशिश की कि क्या हमको डरने की आवश्यकता है। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन रहा है, लेकिन मैं ये बात अभी भी कहता हूँ कि हमारे देश की स्ट्रेटजी बिल्कुल परिपक्व है। हम सतर्क हैं और हम सतर्क रहे हैं। हम इसके पहले जितने भी हमारे देश में इस तरह से इंटरनेट बंद करने की, इंटरनेट की सेवाओं को बंद करने के काम किए गए हैं, उसके पहले की हमारी स्ट्रेटजी, हमारी रणनीति बड़ी दमदार रही। हम उस तरीके से काम किया हमने, इसलिए हमारे देश में अस्थिरता नहीं आई। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी स्थिति नहीं बनी और आगे भी नहीं बनेगी। लेकिन सोशल मीडिया में जो इस समय पर भेड़ चाल चल रही है, जिस तरह से लोग लगातार कह रहे हैं कि भैया हमको डरने की आवश्यकता है,
एक बार मैं फिर वही कहूँगा, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सतर्क हैं और सजग हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ हिंदुस्तान तहलका के लिए सुनील सुधाकर पांडे।